तो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू जेटीबी क्लासेस। आज का टॉपिक बच्चा जी +1 साइंस के लिए। टॉपिक का नेम है वर्क। एक नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं हम आज। उसका नेम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। तीनों के तीनों कौन सी क्वांटिटीज? स्केलर। स्केलर क्वांटिटीज मींस व्हाट? जिनकी डायरेक्शन नहीं होती। अकेला क्या होता है? मैग्नीट्यूड। और जिन चीजों की डायरेक्शन नहीं होती, अकेला मैग्नीट्यूड होता है, वो जिन थिंग्स से बना होगा, जिन दो थिंग्स से बना होगा, मींस जिन दो चीजों की मल्टीप्लिकेशन होगी वो दोनों दोनों वेक्टर्स हैं, तो उनके साथ उन दोनों के बीच का कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेगी? उन दोनों के बीच का जो एंगल होगा उसके साथ कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक का कंपोनेंट लगेगा? वो लगेगा कॉस। ओके, सो डॉट प्रोडक्ट को अगर ओपन करना हो तो दो जो वेक्टर्स हमारे पास होते हैं उनके साथ लगता है कॉस। तो इस चीज को हम बोलते क्या है? डॉट प्रोडक्ट। तो देयरफॉर डॉट प्रोडक्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। इस टॉपिक के अंदर, इस यूनिट के अंदर हमारा जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है वर्क। तो स्टार्ट करते हैं वर्क के साथ। कॉपी और पेन रखे हाथ में, प्रॉपरली नोट्स बनाना। तो स्टार्ट करते हैं बच्चा जी वर्क। हमारा जो टॉपिक है वर्क। वर्क के अंदर जो मेन थिंग जो स्टार्टिंग में हमें आनी चाहिए वो क्या है? डॉट प्रोडक्ट। बहुत अच्छे से हम इस चीज को पहले पढ़ चुके हैं काइनेमेटिक्स में, तो इसका हल्का सा ओवरव्यू दे लें ताकि थोड़ी सी थिंग्स रिवाइज हो जाए। डॉट प्रोडक्ट मींस व्हाट? हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर कोई ये है। ओके, एक ये वेक्टर, एक ये वेक्टर, दोनों की कोई ना कोई डायरेक्शन है। इसकी डायरेक्शन इस साइड को है, इसकी डायरेक्शन इस साइड को है। इन दोनों के बीच में कोई एंगल होगा। तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि वो थिंग, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से जो चीज बनेगी वो बचारी एक क्या होगी? एक स्केलर क्वांटिटी होगी। और वो किससे बनेगी? इन दोनों के क्या? जो कॉस वाला कंपोनेंट बीच में लगेगा थीटे के साथ। तो अपनी डायरेक्शन नहीं है, इन दोनों में से कोई एक डायरेक्शन एक्वायर कर लेगा। वो इसकी अपनी डायरेक्शन नहीं होगी, क्योंकि जो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट हम जिसे बोलते हैं वो एक स्केलर क्वांटिटी देता है जिसका ओनली मैग्नीट्यूड होता है, ना कि डायरेक्शन। तो देयरफॉर हम क्या करेंगे? चाहे आप इसको यहां पर ले जाओ, चाहे इसको यहां पर ले जाओ, तो कैसे लेकर जाओगे? अभी यहां पर देखा जाए, ये मैंने क्या कर दिया? 90 कर दिया। तो ये क्या बना? एक तरह से रिजल्टेंट। ये बी बन गया रिजल्टेंट। इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक इस साइड को, एक इस साइड को। तो यहां पर बेस है तो ये इस साइड चला गया, तो क्या बन गया? इसका कंपोनेंट इस साइड को कौन सा होगा? बी कॉस। तो हमारे पास डायरेक्शन जो आएगी इसकी, वो इन दोनों में से किसी एक की होगी, अपनी नहीं होगी। तो अगर अपनी डायरेक्शन नहीं है तो देयरफॉर ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो वर्क हमारे पास क्या आएगा? वर्क हम पढ़ेंगे। वर्क पढ़ने से पहले डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं हम। तो बच्चा जी जो रिजल्टेंट हमारे पास आएगा, रिजल्टेंट वो क्या बनेगा? वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी, ऊपर वेक्टर का साइन नहीं आएगा। तो वो क्या होगा? ए, और साथ में ये थिंग्स इस साइड वाली काउंट होगी, बी कॉस थीटा। तो इसे हम लिख देंगे, दो वेक्टर्स थे, इसकी डायरेक्शन थी, तो वेक्टर वेक्टर बन गए, बीच में डॉट लग गया। तो डॉट का मीन्स व्हाट? कॉस थीटा को मैंने डॉट में लिख दिया। ओके, तो अगर इसको मैं इस साइड लेकर जाऊं तो वो कैसे लेकर जाऊंगा? यहां पर 90 बना लेंगे, तो ये एंगल बन गया 90। तो ये बना कौन सा? रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट बना, तो एंगल इस साइड को है, तो इसको इस साइड ले जाऊंगा, तो फिर रिजल्टेंट क्या बनेगा? बी तो आएगा। ये ए था, ए का कौन सा कंपोनेंट? बेस वाली साइड। अभी ये साइन कंपोनेंट बन गया ए का, ये रिजल्टेंट है, ये साइन, ये बेस, तो इस साइड वाला काउंट होगा। तो उस साइड को क्या है? एंगल था, तो वो बन गया ए कॉस थीटा, साथ में आ गया बी। तो ए बी, तो कोई फर्क आया? नहीं आया। तो डायरेक्शन अपनी नहीं है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। बात समझ में आ गई? तो ये था डॉट प्रोडक्ट हमारे पास। तो डॉट प्रोडक्ट आपको समझने में क्या चाहिए? अपनी डायरेक्शन नहीं है, कॉज लगेगा तो डॉट आएगा, जो रिजल्टेंट होगा ओनली उसका क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा। ओके, तो अभी इसकी थोड़ी सी जो प्रॉपर्टीज है वो हम पढ़ लें। प्रॉपर्टीज मींस व्हाट? प्रॉपर्टीज को आप क्या समझते हो? सबसे पहली चीज जो इसके अंदर रिजल्ट्स है उसे पढ़ लें। रिजल्ट्स पढ़ लोगे तो प्रॉपर्टीज अपने आप आ जाएगी।
अब ये x की ओर था, ये x की ओर है क्योंकि x कंपोनेंट है, x की ओर है तो i कैप होगा, ये j है तो j कैप होगा। ओके, i कैप, ये y की ओर है तो ये j कैप होगा। सिंपल सी बात है, यहां पर बना लिया हम इसको, ये x, ये y, ये हमारे पास z, इस साइड i कैप है, इस साइड j कैप है, इस साइड k कैप है। क्लियर? तीनों के तीनों आपस में कैसे हैं? 90 डिग्री के एंगल्स हैं। ओके, तो इसमें क्या पढ़ेंगे? हमें पता है क्या, एंगल चाहिए थीटा। अगर थीटा बच्चा जी दोनों के बीच में क्या है, अगर जैसे ये वाला बी कंपोनेंट यहां पर होता तो क्या रिजल्टेंट हमारे पास कुछ आता, ए बी कॉस 90 होता, तो ये यहां पर होता तो 90 बनता, तो कॉस 90 की वैल्यू 0 है तो रिजल्टेंट 0 बनता, कि हमारे पास जो रिजल्टेंट क्वांटिटी आएगी वो 0 है। ओके, जो हमारे पास कंपोनेंट बनेगा, रिजल्टेंट वाला स्केलर कंपोनेंट बनेगा, उसकी वैल्यू 0 है तो वो 0 आएगा। ओके, तो अगर इन दोनों के बीच, अगर इसका मतलब एंगल इन दोनों के बीच वाला कोई होना चाहिए, ना कि 90 वाला, तब हमारे पास क्या होगा, रिजल्टेंट कोई ना कोई आएगा। तो अभी यहां से देखा जाए, एक i इस साइड को है, j इस साइड को है, तो आप i इंटू आई, इन दोनों का अगर आप डॉट प्रोडक्ट करोगे, i और साथ में एक कंपोनेंट इस साइड को, एक और कंपोनेंट इसी साइड को हो, तो i इंटू आई, दोनों के बीच का एंगल डॉट है, डॉट प्रोडक्ट हम लेकर चल रहे हैं, डॉट के अंदर पढ़ रहे हैं ये रिजल्ट, i इंटू आई क्या बनेगा, ये भी इस साइड को, ये भी इस साइड को, ये यूनिट वेक्टर्स की अकॉर्डिंगली पढ़ रहे हैं, तो यूनिट वेक्टर का अपना मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 यूनिट। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या, डायरेक्शन इसकी है, कोई ना कोई आर्बिट्रेरी डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड 1 1 है, तो क्या होगा 1 इंटू 1, सिंपल इंटू लिख देते हैं 1, साथ में 1। ओके, ये क्रॉस में, ये मैं सिर्फ मल्टीप्लीकेशन पढ़ रहा हूं, ठीक है, 1 इंटू 1 और साथ में दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, तो 0 मैक्सिमम, तो 1 आ गया, तो देयरफॉर आई डॉट आई हमारे पास होता है 1, तो आई डॉट जे क्या होगा, जल्दी से बोल दीजिए आप, आई इस साइड को, जे इस साइड को, ऐसे इसी के साथ करें क्लियर भाई, तो आई और जे में एंगल कितना है 90, तो क्या बनेगा 1 मल्टीप्लाई 1 साथ में कॉस 90, तो रिजल्ट 0, तो आई इंटू जे 0 है, डन। तो उसी तरीके से j इंटू के इंटू आई, कुछ भी हो जाए, बाकी किसी और के साथ अगर करेंगे हम तो रिजल्ट हमारे पास क्या बनेगा 0। ओके, i इंटू आई हमारे पास हमेशा क्या आएगा 1। ये थिंग्स थी जो हमने इसमें पढ़नी थी। तो अभी ये डॉट प्रोडक्ट, इसका मतलब जो वर्क है वो भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो देयरफॉर हमें डॉट प्रोडक्ट पढ़ना जरूरी था। तो अभी जो वर्क बनेगा वो किससे बनेगा, रिजल्टेंट हमारे पास कौन सा है, वर्क। ओके, ए और बी दोनों क्या होंगे, यहां पर तो 90 वाला एंगल है, इसमें पढ़ लें, तो ये बनेगा हमारे पास वर्क रिजल्टेंट। ए और बी दोनों हमारे पास क्या होंगे, वर्क किससे बनता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये फोर्स, तो ये डिस्प्लेसमेंट। ओके, दोनों के बीच में क्या, कौन सा लगेगा, डॉट, क्योंकि वर्क की तो अपनी डायरेक्शन होती नहीं है। कैसे, फोर्स इस साइड को लग रहा है, ओके, फोर्स इस साइड को लग रहा है, मान लो डिस्प्लेसमेंट इस साइड को हमें चाहिए, ये ब्लॉक है हमारे पास, इसको हमने इस साइड को मूव करवाना है। ओके, डिस्प्लेसमेंट इस साइड को मेरे को चाहिए, मैंने इसको यहां से यहां तक पहुंचाना है। ओके, तो यहां से लेकर यहां तक मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए। मैं फोर्स लगा रहा हूं ऐसे, जब अगर मैं ऐसे लगाऊंगा तो फिर वर्क डन बहुत इजीली आएगा, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इसी साइड को, फोर्स भी इसी साइड को, तो एंगल दोनों के बीच में 0, तो क्या आएगा, रिजल्टेंट हमारे पास आएगा F इंटू डी, तो वर्क डन अच्छा जाएगा, अच्छा वर्क डन होगा, ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है। बट अगर मैं फोर्स ऐसे लगा रहा हूं तो मेरा कौन सा, यहां पर ऐसे फोर्स लगा तो एंगल बना थीटा, तो इसके दो कंपोनेंट हो गए, इस साइड को साइन वाला, इस साइड को बेस वाला, तो हमें कौन सा चाहिए, यहां से यहां तक पहुंचाने के लिए बेस वाला चाहिए। सो देयरफॉर क्या होगा, ये फोर्स का कंपोनेंट कौन सा चाहिए, ये वाला, तो हमारे पास होगा F cos थीटा साथ में S, तो वो वर्क डन होगा, तो क्या हो गया,
तो बात समझ में आ गई। तो वर्क डन की अपनी डायरेक्शन तो आई नहीं। अगर यहां पर साइन थीटा आ जाता तो हम क्लैरिफाई कर देते कि वर्क क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट आएगा नहीं, क्योंकि जिस साइड को डिस्प्लेसमेंट करते हैं, जिस साइड को डिस्प्लेसमेंट हो उसी साइड को वर्क आएगा। अगर उसी साइड को काम हो रहा है जिस साइड को हम फोर्स लगा रहे हैं या डिस्प्लेसमेंट लगा रहे हैं, तभी यह माना जाएगा कि वर्क हुआ है। ओके, जैसे आप कोई ब्रीफ केस हाथ पे उठाकर जा अपने सिर के ऊपर, जैसे वो कुली वाली एग्जांपल है, कुली ने अपने सिर के ऊपर एक ब्रीफ केस रखा है, ब्रीफ केस सिर के ऊपर रखा है, बट चल किस साइड को रहा है, आगे को, ब्रीफ केस ऊपर को है, देयरफॉर फोर्स उसने ऊपर को लगाया, बट खुद कैसे चल रहा है, आगे को। तो बच्चा जी दोनों के बीच में एंगल क्या है, फोर्स इस साइड को तो डिस्प्लेसमेंट इस साइड को, दोनों के बीच में एंगल 90। तो 90 मींस व्हाट, cos 90, cos 90 0, तो देयरफॉर वर्क डन नहीं आएगा। अगर वही कुली उस बैग को किसी ट्रॉली के अंदर रखकर उसे ऐसे फोर्स लगाता हुआ लेकर जाए, तो बच्चा जी क्या हुआ, फोर्स उसी साइड को, डिस्प्लेसमेंट उसी साइड को, तो वर्क डन आएगा। बात समझ में आई। दोनों के बीच में एंगल होना बहुत जरूरी है। वही एंगल आपने फाइंड करना है कि कैसा एंगल है। तो अगर कॉल साथ में आ रहा है तो जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, स्केलर होगा, कभी भी वेक्टर नहीं होगा। तो ये थी प्रॉपर्टीज जो आपने आज इसके अंदर पढ़नी थी। तो डॉट प्रोडक्ट आपको क्या बोलोगे कि दो वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन और साथ में उन दोनों के बीच का कॉज कंपोनेंट लगेगा, तो उसे हम बोलेंगे, जो रिजल्टेंट बनेगा उसे हम बोलेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ दैट टू वेक्टर्स। ओके, तो जो रिजल्टेंट होगा वो एक स्केलर होगा। तो इसे डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट दोनों ही थिंग्स पे कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो आप पहले इसका ले लें स्क्रीनशॉट, और इसके बाद जो इसका नेक्स्ट है कार्टेशियन में करेंगे अभी हम मल्टीप्लिकेशन। कार्टेशियन मींस व्हाट, आई और जे और के होगा। तो तब आप कैसे करोगे, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करोगे, वो आपको आना चाहिए, वो हम करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लें पहले, उसके बाद करते हैं। तो डन है। नेक्स्ट क्या करना है, कार्टेशियन में। कार्टेशियन मींस व्हाट, कि जो हमारे पास वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन स्पेसिफाई की होगी कि वो आई, जे और के किसी भी साइड, तीनों को मिलाकर भी किसी डायरेक्शन में हो सकता है। कैसे समझते हैं कि जरूरी नहीं स्पेसिफाई किया कि वो आई की ओर है या जे की ओर है या के की ओर है। कैसे, देखिए, जो हमारे पास एक वेक्टर है, अभी यहां पर x है, y है, तो x की ओर आई कैप है, इसकी ओर जे कैप है। ओके, तो जो हमारे पास वेक्टर है वो ना तो आई की ओर है ना जे की ओर है, वो कहीं पर ऐसे है। ओके, अगर वो आई की ओर है तो ऐसे होता, डायरेक्शन ये होती उसकी, मैग्नीट्यूड भी इसी साइड को कहीं पर आता, बट उन्होंने साथ में बोल दिया कि वो जे की ओर भी है, तो यहां पर इस कहीं पर इन दोनों के सेंटर में होगा कहीं पर। ओके, तो साथ में अगर के भी बोल दिया तो के किस साइड को होगा, यहां से इस साइड को, आई जे के इस साइड को होना चाहिए। तो इन दोनों की वजह से तो ऐसे हुआ, तो के अगर इस साइड को है, मेरी ओर है, तो ये कैसे होगा, यहां से थोड़ा इस साइड को। समझ में आई बात, आई जे की वजह से कहीं पर सेंटर में आ गया, तो अगर के इस साइड को है तो वो क्या होगा, इन दोनों के साथ इन दोनों का प्लेन बन गया, तो प्लेन में ऐसे कहीं पर है, तो वो साथ में 90 हुआ, तो वो साथ में दोनों की वजह से कहीं पर सेंटर में होगा। क्लियर, बात समझ में आई। तो अगर ऐसे है तो कैसे होगा, तो पढ़ें कैसे इसको, ध्यान से समझिए। हमारे पास एक वेक्टर है ए, वो क्या है, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। समझ में आई बात। ए एक्स मीन्स कितना एक्स की ओर है, और डायरेक्शन साथ में यूनिट वेक्टर दिया, तो यूनिट वेक्टर मीन्स वो आई की ओर है, एक्स की ओर कितना है, ये मैग्नीट्यूड है उसका। यहां से लेकर इस साइड को ये एक्स की ओर है, तो कितना है, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया ए एक्स, और साथ में आई की ओर, तो इस साइड को ये वाई हो गया। ओके, कितना है, और साथ में किसकी ओर, जे की ओर। उसी तरीके से इस साइड को जेड होगा, तो उसके ऊपर कितना है। समझ में आई बात। तो क्या होगा, ये ए हो गया, तो एक और भी वेक्टर है हमारे पास, वो क्या होगा, पी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। क्लियर,
डन, इतना समझ में है। तो यहां पर आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर बताया गया है, ना कि उनकी डायरेक्शन स्पेसिफाई किया कि वो आई की ओर है या जे की ओर है, वो बताया नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे करोगे? तो ऐसे क्वेश्चंस को आप करोगे बच्चे, जो रिजल्टेंट हमारे पास होगा वो तो एक स्केलर होगा, तो वो बनेगा आर इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो अभी कैसे खोलोगे आप इसको? पहले ए को लिख लोगे पूरी तरीके से, और फिर लिखोगे साथ में बी को। अब इसको आगे अगर आप सॉल्व करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, और रिजल्ट भी आपको पता होना चाहिए आप कैसे करोगे। बट एक बात आपने ध्यान में रखनी है, वो हमने अभी की थी, वो क्या कि i इंटू आई बनता है 1, j डॉट जे बनता है 1, k डॉट के बनता है 1, और i डॉट जे क्या है 0, j डॉट के क्या है 0, k डॉट आई क्या है 0। तो यहां पर लगाओगे, पहले मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे? इसकी पूरे के साथ, फिर इसकी पूरे के साथ, फिर इसकी पूरे के साथ हो जाएगा। जो थिंग्स बनेगी उनमें बहुत सी थिंग्स होंगी, अभी कर ही लेते हैं, चलो प्रॉपरली सॉल्व, तो आपको समझ में आ जाएगा और अच्छे तरीके से। आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप, ओके, प्लस दूसरे में बनेगा ए वाई जे कैप के साथ बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप, प्लस ए जेड के कैप क्या बनेगा अभी? बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप। तो क्लियर है इतना? इसके बाद क्या होगा? अभी मल्टीप्लिकेशन करने लगा हूं, नहीं इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगी, तो साथ में वेक्टर्स कौन से हैं? ये i इंटू आई के साथ 1, तो देयरफॉर क्या आएगा? ax bx प्लस i j के साथ 0, i का j के साथ 0 है, डॉट ही तो है, सभी डॉट्स चल रहे हैं अभी, डॉट प्रोडक्ट तो हमने खोला है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट, ओके, डॉट था यहाँ पर, तो वो क्या होगा? i j के साथ 0, तो ax bx भी साथ मल्टीप्लाई है तो 0 बन गया। i का k के साथ, i और k दोनों के बीच में जिसको मर्जी आगे पीछे रख ले 0 ही बनेगा, तो क्या बन गया? 0। डन, क्लियर? दोनों के बीच में एंगल तो क्या है? 0 ही है, एंगल दोनों के बीच में 90 है, तो एंगल 90 cos 90 मीन 0। तो नेक्स्ट क्या हो गया? ये हो गया पूरा, इसका इसके साथ 0, इसका इसके साथ, फिर से पहले वाले 0, इन दोनों का आपस में, इसका इसके साथ j इंटू जे है, तो क्या बनेगा? बी वाई ए वाई बी वाई, इसका इसके साथ फिर से 0। लास्ट में देखिए, इन दोनों का आपस में 0, इन दोनों का आपस में 0, और इन दोनों का आपस में ए जेड बी जेड। अभी दिमाग में आएगा, साथ में आई कैप भी तो था, तो आई कैप इंटू आई कैप आप करोगे तो वो दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं, 1 इंटू 1 1 हो गया, साथ में क्या है? cos 0 की वैल्यू 1, 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 ही रहेगा, तो इसलिए हमने साथ में नहीं लिखा। तो क्या होगा यहां पर? अभी आंसर में आएगा ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड, वो क्या बनेगा? रिजल्टेंट। तो आपको अगर क्वेश्चन आए ऐसे कुछ कि वर्क डन आपने फाइंड करना है, और आपको एफ की वैल्यू गिवन है 5 आई कैप 2 जे कैप 3 के कैप, ओके, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू गिवन है 2 आई कैप 4 जे कैप और 3 के कैप। तो आप यहां पर कैसे करोगे? तो वर्क डन आप कैसे फाइंड कर पाओगे? इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करोगे सीधी, क्योंकि हमें पता है ए एक्स बी एक्स है, ए वाई बी वाई है, ए जेड बी जेड है, तो ये ए एक्स था, ये क्या है? ये ए एक्स है, ये बी एक्स है, तो दोनों की आपस में मल्टीप्लिकेशन तो क्या होगा? 10 प्लस इन दोनों की आपस में 8 प्लस इन दोनों की आपस में 9, 5 2 का 10, 4 2 का 8, 3 3 का 9, तो आंसर में क्या आएगा हमारे पास? 27 जूल। वर्क डन। क्लियर? बात समझ में आई? क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं
तो ये हो गया, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद करेंगे हम यूनिट्स क्या है वर्क के। तो वर्क आपको समझ में तो आ गया होगा, वर्क क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, साथ में कॉस का कंपोनेंट लगेगा। कैसे लगेगा वो मैंने यहां पर पहले कर दिया था एक छोटी सी डायग्राम के साथ, कि वो एंगल उसी साइड को करना पड़ेगा, क्योंकि उन दोनों में से किसी एक डायरेक्शन वो लेगा, कौन सा, वर्क डन, स्केलर। उन दोनों में से कोई एक डायरेक्शन अपनाएगा, वो अपनी डायरेक्शन उसकी नहीं होगी, तो वो स्केलर है। तो जिसकी अपनी डायरेक्शन नहीं है वो स्केलर है, जिसकी अपनी डायरेक्शन है जो उन दोनों से अलग हो तो वो वेक्टर है। तो डन। इसके बाद करेंगे यूनिट्स। यूनिट्स हमें पता है वर्क के क्या क्या होंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए पहले जल्दी से। डन। तो यूनिट्स देखें, फिर यूनिट्स क्या बनते हैं, किसके बच्चा, ही वर्क के। अच्छा चैप्टर है ये, अच्छा यूनिट है, छोटा सा यूनिट है, टाइम नहीं लगेगा, 5-6 दिन में यूनिट कंप्लीट हो जाएगा हमारा। यूनिट्स ऑफ वर्क। अभी वर्क के यूनिट्स हैं कौन कौन से, अभी यूनिट्स कौन कौन से होते हैं, एक होते हैं एब्सोल्यूट, याद है कुछ काइनेमेटिक्स में पढ़ा था, और एक होते हैं ग्रेविटेशनल। जो एब्सोल्यूट होंगे उसमें क्या होगा, हॉरिजॉन्टली काम होंगे वो वाले, और जो ग्रेविटेशनल होंगे वो ऐसे काम। ओके, तो एब्सोल्यूट में क्या होगा, वर्क क्या होंगे, एसआई में और सीजीएस में कौन कौन सा आएगा। एसआई में आएगा हमारे पास वर्क का यूनिट जूल, सीजीएस में क्या आएगा, अर्ग। तो होता क्या है, वर्क हमारे पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो दोनों के बीच अगर मैं cos 0 लेकर चलूंगा, क्योंकि थीटा है, थीटा का अपना यूनिट नहीं होगा, तो इसलिए मैं cos 0 ही लेकर चल रहा हूं। ठीक है, तो वो क्या होगा, अभी इसका एक जूल किसके बराबर होगा, फिर इसका यूनिट तो हो गया जूल, तो एक जूल किसके बराबर है, जब फोर्स कितना होगा 1 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी 1 मीटर, क्योंकि सारा कुछ एसआई में चाहिए, ये भी एसआई में, ये भी एसआई में। अभी सीजीएस में क्या होगा, सीजीएस में यूनिट है अर्ग, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है। ये अर्ग कब होगा, जब फोर्स कितना होगा 1 डाइन, साथ में ये कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट 1 सेंटीमीटर। डन। डेफिनेशंस भी साथ में क्लियर होंगे। तो ये एब्सोल्यूट में इनके यूनिट्स आ गए। तो एक जूल में कितने डाइन थे, पढ़ा था हमने, याद है कुछ, एक जूल में कितने डाइन, और एक न्यूटन में कितने, पहले पढ़ दिया जाए कि कितने डाइन होते हैं, वो पहले कन्वर्ट करेंगे, और फिर देखेंगे कि एक जूल में कितने अर्ग, सॉरी अर्ग थे बेटा वहां पर, कि एक जूल में कितने अर्ग होंगे। उसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि एक न्यूटन में कितने डाइन है। तो उसके लिए हमें फोर्स वाला लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि ये यूनिट्स किसके हैं, फोर्स के हैं। तो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो न्यूटन, एक न्यूटन कब होगा, उसमें डाइन कितने होंगे, तो ये क्या है, मास हमारे पास किलोग्राम में हो तभी न्यूटन आएगा, और ये एक्सेलरेशन किस में हो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। ओके, तो एक न्यूटन कैसे बनेगा, किलोग्राम को करेंगे किसमें, ग्राम्स में, क्योंकि डाइन्स में कन्वर्ट करना है, तो 1000 ग्राम, तो 100 मीटर अपॉन सेकंड कितने हैं, तो इसमें भी सेकंड, टाइम का यूनिट सीजीएस में और एसआई में, दोनों में क्या होगा, सेकंड ही रहता है, तो उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास ग्राम बन गया, और ये 100 क्या बन गए, 100 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वो बन गया डाइन। कि फोर्स का यूनिट डाइन कब होता है, जब मास किस में हो, ग्राम में, और एक्सेलरेशन किस में हो, सेंटीमीटर पर सेकंड में, तो वो डाइन बन गया। तो हमारे पास डाइन आ चुका है। तो एक जूल में कितने अर्ग, अभी यहां पर एक न्यूटन में कितने आ गए, 10⁵ डाइन, साथ में क्या आएगा, मीटर्स में कितने आ गए, 100 सेंटीमीटर। तो डाइन और सेंटीमीटर दोनों क्या बनाते हैं, अर्ग। तो कितना बन गया, डाइन और सेंटीमीटर दोनों मिलकर अर्ग बना रहे हैं, तो 10⁷ अर्ग बन गए एक जूल में। डन। कर लीजिए, लिख लीजिए कॉपी पे, इसको न्यूमेरिकल्स में इसकी हेल्प होगी, तो आपको इसको करना आना चाहिए। नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल पे भी यूनिट कौन से होंगे, एसआई में कौन सा होगा, और
सीजीएस में कौन सा होगा? एसआई में होगा हमारे पास केजीएफ, किसका था? फोर्स का। अभी यहां पर केजीएफ साथ में मीटर है, फोर्स के लिए केजीएफ हो गया, मीटर इसके साथ मीटर है तो मीटर लग गया साथ में, तो ये नोट बड़ा एसआई में। सीजीएस में कौन सा बनेगा? इसके लिए जीएफ होगा, ओके, जीएफ और साथ में सेंटीमीटर। तो ये दो यूनिट्स है ग्रेविटेशनल के, किस में? एसआई में और सीजीएस में। तो ये कब बनेगा? 1 kgf मीटर। और इसको बुक्स में बच्चा सिर्फ केजी मीटर भी लिखा है, तो आप इसको केजीएफ मीटर भी लिखोगे तब भी गलत नहीं होगा, ओके। तो केजीएफ है तो इसके अंदर फोर्स कितना होगा? अभी फोर्स कितना होता है ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसमें 1 न्यूटन था, तो इसमें 1 केजीएफ के अंदर एसआई में 9.8 न्यूटन, और साथ में क्या आएगा? ये मीटर था तो मीटर ही आएगा। तो देयरफॉर 9.8 न्यूटन होता है 1 केजीएफ मीटर में। तो ये भी पढ़ा था हमने पहले कि 1 केजीएफ के अंदर इतने न्यूटन है, साथ में मीटर है तो मीटर वो लग गया साथ में, तो इतने, ये न्यूटन मीटर बन गया जाउल्स, इतने जाउल्स होते हैं 1 केजीएफ मीटर में। तो जीएफ सेंटीमीटर में क्या होगा? अभी जीएफ है तो जीएफ के अंदर क्या होगा? कितने जाउल्स? इसमें न्यूटन थे तो इसमें डाइन हो गए, तो वो कितने हो गए? 980 डाइन। तो साथ में क्या है? सेंटीमीटर। तो 1 जीएफ के अंदर कितने आ गए? 980 डाइन सेंटीमीटर मींस अर्ग। तो ये भी याद रखना, ये थिंग्स आपके माइंड में पूरी तरह से होनी चाहिए। तो यूनिट्स ऑफ वर्क भी हमारा डन हो गया, खत्म हो गया, क्लैरिफाई हमने क्लियर कर दिया है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें आप। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से नेचर है वर्क कि वर्क कैसा कैसा होता है। एक वर्क पॉजिटिव भी होता है, वर्क नेगेटिव भी होता है और वर्क जीरो भी होता है। तीनों को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। इसका आप कैसे करें स्क्रीनशॉट। तो डन है बच्चा जी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है नेचर ऑफ वर्क। अब इसको भी अच्छे तरीके से समझना। कोई बॉडी है, इस साइड को जा रही है, मींस बॉडी है कोई, उसके ऊपर हम फोर्स लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट भी इसी साइड को होगी, तो आप क्या बोलोगे इसको कि मैंने जिस साइड को फोर्स लगाया वर्क भी उसी साइड को आया। समझे? आप ऐसे बोलोगे ना, जिस साइड को मैंने फोर्स लगाया उसी साइड को वर्क आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट उसी साइड को हो रही है, तो देयरफॉर जो मैं काम कर रहा हूं वो पॉजिटिव हो रहा है, वो अच्छा हो रहा है। तो वो चीज कब तक पॉसिबल होगी? जब तक ये फोर्स आप ऐसे लगाओगे, फिर ऐसे लगाओगे, ऐसे लगाओगे, ऐसे लगाओगे, ऐसे लगाओगे, जब तक ये वाला पार्ट नहीं आ जाता। ओके, अभी समझ कर रखो ध्यान को। फोर्स आप इस साइड को लगा रहे हो, बाद में आपने फोर्स ऐसे लगाते लगाते आप ऐसे फोर्स लगाना शुरू कर दिया इस बॉडी के ऊपर, तो क्या होगा? ऐसे फोर्स लगाओगे तो ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगेगा, वर्क डन अच्छा आएगा। फिर आप ऐसे करोगे तो उसका कंपोनेंट इस साइड को लगेगा, कौन सा? कॉज वाला, क्योंकि यहां पर एंगल बनना शुरू हो गया। फिर से फिर से फिर से फिर से फिर से फिर से अभी भी अच्छा 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 ठीक है, पर थोड़ा कम होता जा रहा है। जब ये आ जाएगा तब क्या होगा? एंगल बन गया 90 डिग्री। तो 90 डिग्री आ गया तो वर्क क्या हो गया? आएगा कुछ वर्क, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और साथ में cos 90। cos 90 मीन्स 0, तो वर्क नहीं आएगा। तो अभी यहां से आपने क्या समझा कि फोर्स जिस साइड को लग रहा है उसी साइड को डिस्प्लेसमेंट आ रही है। कब तक? जब तक थीटा क्या है? 90 से लेस है। जब तक थीटा जो होगा, ये वाला जो एंगल थीटा यहां पर बनता जा रहा है, ये 90 से लेस होगा, उतनी देर तक जो वर्क होगा वो किस साइड को होगा? जिस साइड को फोर्स मींस जिस साइड को डिस्प्लेसमेंट है। जिस साइड को डिस्प्लेसमेंट उसी साइड को हम फोर्स लगाते हैं तो वर्क भी उसी साइड को आएगा। तो बच्चा जी एट दैट टाइम हम बोल सकते हैं कि वर्क क्या है? पॉजिटिव है। ओके, जब एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री, तो वर्क आएगा? बोलिए जल्दी से, वर्क आएगा? नहीं आएगा, वर्क नहीं आएगा। तो वर्क नहीं आया मींस व्हाट? वर्क हो गया फोर्स डिस्प्लेसमेंट cos 90, cos 90 मींस 0, तो वर्क डन क्या हो गया? 0। तो वर्क पॉजिटिव कब हुआ? जब ये केस था, जब 90 से लेस एंगल था, मींस अक्यूट एंगल था।
दोनों में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के अंदर। जब एंगल 90 बन गया एट दैट टाइम वर्क नहीं आएगा। वर्क नहीं आएगा मींस व्हाट, जब एंगल कितना हो गया, परपेंडिकुलरली हो गया, मींस फोर्स से डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। एंगल 90 बन गया एट दैट टाइम वर्क क्या होगा, 0 होगा। और थर्ड केस, जब ये वाला फोर्स का एंगल अभी थोड़ा सा इससे भी आगे हो गया, तो आगे होने से क्या होगा, देखिए कैसे, ये 90 वाला एंगल हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट इस साइड को चाहिए, इस साइड को हम डिस्प्लेस कर रहे थे इस ऑब्जेक्ट को, तो एस इस साइड को है, फोर्स जो लग रहा है वो इस साइड को ऐसे लग रहा है, तो एंगल कितना हो गया बच्चा जी, समथिंग एंगल हो गया 90 प्लस 35 और लगा लो तो 125 डिग्री एंगल बन गया। ओके, तो ये एंगल अब क्या हो गया, ग्रेटर देन 90 मींस ऑब्ट्यूज। इस केस में नेगेटिव वर्क डन होगा, कैसे, तो कॉस की बात कर रहे थे तो अभी कॉस ही तो है, तो कॉस कंपोनेंट कैसे होगा, यहां से स्टार्ट होता है और ऐसे, जब उसकी वैल्यू हो, कैसे, कहां से पढ़ा था हमने इसको, कॉस 0 डिग्री, ओके, 0 डिग्री के अंदर, 30 डिग्री के अंदर, 45 के अंदर, 60 के अंदर और 90 के अंदर। cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 1, तो ये मैक्सिमम, क्योंकि हमें पता है साइन और cos की वैल्यू 1 से लेकर -1 के अंदर रहती है, तो देयरफॉर इसको मैं 1 काउंट करता हूं, तो 1 से लेकर अभी 30 में हो गया तो कितना हो जाएगा ये वैल्यू इसकी, √3/2, यहां पर हो जाएगा 1/√2, फिर क्या हो जाएगा 1/2 और लास्ट पे आएगा 0। तो इसकी वैल्यू जैसे जैसे ये एंगल अभी इंक्रीज होते जाएंगे तो यहां पर जाकर ये 0 मार्क आ गया, तो यहां पर क्या होगा 90 डिग्री, तो 90 पे आकर वैल्यू आ गई 0। उसके बाद क्या होगा, ये कंपोनेंट ऐसे चलेगा और यहां पर पहुंचेगा, तो यहां पर पहुंचने का मतलब क्या कि कौन सी वैल्यू आ गई, -1, तो वो कब आएगी, जब एंगल कितना होगा 180 डिग्री। ओके, ऐसे ही होगा ना, अभी एंगल यहां से चला, फिर ये कॉस कंपोनेंट ऐसे चला है, अब नेगेटिव दूसरी साइकिल की ओर बढ़ा, तो फिर से एंगल इंक्रीज होंगे, 90 बना, फिर उसके अंदर 30 और ऐड कर दो, 90 बना फिर वापस आएंगे ना, इसके अंदर 30 और ऐड कर दो, 30 ऐड किया तो कितना हो गया 120, 120 की वैल्यू क्या होगी 1/2, बट ये नेगेटिव में है तो वो बन जाएगा -1/2। उसके अंदर और 15 ऐड किए तो मीन्स व्हाट, 135 डिग्री के ऊपर, 135 डिग्री के ऊपर वैल्यू क्या होगी -1/√2। उसके अंदर प्लस और ऐड किए, कितने 30 ऐड किए तो कितना वैल्यू होगी 135 प्लस 30 165, 165 के ऊपर जाकर फिर वैल्यू क्या होगी, ये 120 था, इसके अंदर और 30 नहीं ऐड, 15 ऐड हुए, तो ये 15 ऐड हुए, और क्योंकि यहां पर 135 था तो इसके बाद ये इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 15 का है डिफरेंस, तो 15 ऐड और हुए, तो 15 ऐड मींस 150 डिग्री, 150 डिग्री के ऊपर वैल्यू कितनी हो गई -√3/2। उसके बाद फिर से अभी 30 और ऐड हो गए तो मींस 180 डिग्री, 180 डिग्री के ऊपर वैल्यू कितनी है 1 है, बट इसमें क्या होगी -1 क्योंकि नेगेटिव सर्कल है। तो इसका मतलब इसके बाद जो एंगल 90 के बाद बनेंगे उसमें वैल्यू आएगी नेगेटिव। तो नेगेटिव आएगी कैसे, अभी देखिए यहां पर ऐसे था कुछ, इसका मैं अभी ये एंगल बना, तो ये वाले केस के लिए एंगल 125 है, 125 मींस यहां पर था हमारे पास 120 डिग्री, 120 से इस दोनों के अंदर, इन दोनों के अंदर, इसका मतलब वैल्यू कहां से लेकर कहां तक लाई करेगी, -1/2 से लेकर 1/√2 के अंदर अंदर कहीं पर, तो इसका मतलब माइनस वैल्यू आएगी, तो इसके अंदर कहीं वैल्यू आएगी, तो माइनस वैल्यू आ गई, तो वर्क क्या होगा, फोर्स साथ में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की वैल्यू क्या है, फोर्स लग रहा था, वर्क है ये हमारे कॉस के लिए था, तो फोर्स इस साइड को लग रहा है, तो फोर्स क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि ये चीज तो फोर्स ही तो थी, तो फोर्स का एंगल कुछ ऐसे है, तो फोर्स नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव उसकी वैल्यू कुछ होगी। मान लिया जाए अगर ये एंगल 135 था, अगर काउंट किया जाए 135, तो 135 के ऊपर वैल्यू कितनी है 1/√2 -1/√2, तो वो आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट साथ में कोई पॉजिटिव होगी, जितनी भी डिस्प्लेसमेंट होगी वो हम यहां पर लिखेंगे, तो वर्क डन हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा।
तो जिस साइड को डिस्प्लेसमेंट हो रही है उससे ऑपोजिट में आएगा क्या, वर्क डन। नेगेटिव में आ गया तो वर्क डन क्या हो गया, नेगेटिव। तो वो कब हुआ, जब एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज, तो वर्क डन उस केस में क्या होता है, नेगेटिव। और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है बच्चा जी वो ऑलवेज अपोज करता है हमारे वर्क डन को। तो वर्क डन इस साइड को, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसको अपोज करता है, डिस्प्लेसमेंट को। डिस्प्लेसमेंट इस साइड को हो रही है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज करता है इस साइड को। दोनों के बीच में एंगल कौन सा लगता है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री मींस टोटली नेगेटिव। टोटली नेगेटिव मींस जितना वर्क डन इस साइड को होएगा उससे उतना ही वर्क डन नेगेटिव में इस साइड को होगा। ऐसे ही होगा ना, कैसे, देखिए अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू जितनी है, अब हम वर्क डन के लिए लिखेंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स की वैल्यू जितनी है, हमें पता है जो हम फोर्स लगाते हैं वो ऑलवेज ज्यादा होता है किससे, लिमिटिंग फ्रिक्शन से। तो बाद में काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी। ओके, तो जब बॉडी चल रही है वो क्या होगा, वो काइनेटिक फ्रिक्शन को ओवरकम कर रही है तभी वो बॉडी आगे को चलती हुई है। लिमिटिंग फ्रिक्शन को ओवरकम कर रही है तभी बॉडी आगे को चल रही है। तो देयरफॉर क्या हुआ कि लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसका मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू ऑलवेज लेस देन होती है जो हम फोर्स लगाते हैं उससे। सो देयरफॉर यहां पर जो फोर्स लगेगा, जो नेगेटिव की ओर लगेगा, वो फोर्स कौन सा लगाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। उसकी वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज लेस देन होगी। तो उसके साथ डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू लिखेंगे। अब कितनी डिस्प्लेसमेंट होती जा रही है वो डिस्प्लेसमेंट साथ में आएगी, तो वर्क डन हमारे पास आएगा, वो किस साइड को आएगा, नेगेटिव साइड को आएगा। और जो हम फोर्स लगाते जा रहे हैं वो फोर्स साथ में डिस्प्लेसमेंट वो पॉजिटिव की ओर आएगा। तो देयरफॉर जो हम फोर्स लगा रहे हैं, जिस साइड को हम फोर्स लगाकर बॉडी आगे को चल रही है, वो साथ में डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगी तो वो वर्क डन देगी, वो होगा पॉजिटिव। और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा जो कि उसको अपोज करता होगा बट उसकी वैल्यू क्या होगी, उस वाले फोर्स से लेस होगी। तो देयरफॉर वो वाला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन साथ में कितनी डिस्प्लेसमेंट, कहां तक वो लगता जा रहा है, क्योंकि जहां जहां बॉडी जाएगी डिस्प्लेसमेंट तो होती जाएगी। तो वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन साथ में डिस्प्लेसमेंट आएगा तो वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव। तो जो नेगेटिव वर्क डन होगा वो लेस देन होगा किससे, पॉजिटिव वर्क डन से। बात समझ में आ गई। तो नेगेटिव और पॉजिटिव वर्क डन भी आपको समझ में आ गया। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज क्या बनाती है, नेगेटिव वर्क डन। क्लियर। तो ये वाले केस कौन से होंगे, जितने भी हम वर्क डन लगाते हैं वो सभी अक्यूट वाले केस होंगे। जिस साइड को हम बॉडी को प्लेस करना चाहते हैं हम उसी साइड को उसके ऊपर क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो वो सभी कौन से हैं, पॉजिटिव वर्क डन है। तो जीरो वाले केस के लिए क्या होगा, या तो दोनों के बीच में एंगल जीरो, जैसे वो कुल्ली वाली एग्जांपल मैंने आपको दी थी। एक कुली ने अपने सिर के ऊपर क्या है, वेट को उठाकर रखा है, तो फोर्स ऊपर को लगा रहा है बट चल आगे हो रहा है, तो वर्क डन क्या है, जीरो। दोनों के बीच में एंगल क्या है, जीरो। हाँ फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, बट एंगल जीरो है। एंगल जीरो की वजह से वर्क डन भी जीरो है। तो ये पहला केस हो गया। सेकंड, जब डिस्प्लेसमेंट ही ना हो, अगर डिस्प्लेसमेंट ही ना हो, एंगल कुछ ना कुछ हो, मैं इस बॉडी के ऊपर ऐसे फोर्स लगाता जा रहा, फोर्स लगा रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट इस साइड को आनी चाहिए बट डिस्प्लेसमेंट जीरो है। डिस्प्लेसमेंट जीरो मींस ये जीरो, तो वर्क डन भी जीरो। हाँ ये बॉडी है, मैंने इसको चाहा कि ये यहां से इधर को मूव कर दे बट मैं फोर्स नहीं लगा रहा, तो फोर्स नहीं लगाऊंगा तो वर्क डन तब भी क्या होगा, जीरो। तो तीन केसेस हो गए वर्क डन के, वर्क के जीरो होने के। फर्स्ट क्या कि दोनों के बीच में एंगल जीरो हो, एंगल 90 हो, एंगल 90 तो वर्क डन जीरो। सेकंड, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो तब भी वर्क डन जीरो, अगर फोर्स जीरो हो तो वर्क डन तब भी जीरो। तो ये था हमारा वर्क डन के नेचर, पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है और जीरो कब होता है। तो एक इसकी और अच्छी एग्जांपल है, वो कौन सी, कि बॉडी को आप किसी स्ट्रिंग के साथ ऐसे घुमा रहे हो, तो बच्चा जी बॉडी ऐसे घूम रही है, तो वर्क डन जो अंदर की ओर फोर्स लगता है उसे क्या बोलते थे, जल्दी से सेंट्रीपिटल फोर्स। यूनिफॉर्मली घूम रही है बॉडी। तो डिस्प्लेसमेंट इस साइड को आ रही है, फोर्स इस साइड को आ रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री। डिस्प्लेसमेंट इस साइड को हो रही है, फोर्स इस साइड को, तो एंगल 90, तो वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। तो इस केस में वर्क डन नहीं हो रहा क्योंकि दोनों के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री है, तो वर्क डन जीरो है। तो वर्क डन जीरो मीन्स व्हाट, अभी दिमाग में डाउट्स आएगा, वो क्या कि सर इसमें वर्क डन कोई नहीं हो रहा। जी हाँ, नहीं हो रहा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो भी आपके माइंड में डाउट आया वो क्लियर होगा कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव केसेस में। हमने पढ़ा था कंजर्वेटिव केसेस कौन से होते हैं, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो कंजर्वेटिव नेचर केसेस मींस जिसमें फोर्स कंजर्वेटिव हो। तो कंजर्वेटिव फोर्स कौन से, जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है, ना कि रास्ते के ऊपर। तो इनिशियल और फाइनल कौन सा, अभी यहां पर इनिशियल था, यहां से चलकर फाइनल भी यहां पर आ गया, इनिशियल माइनस फाइनल जीरो, तो वर्क डन क्या हो गया, जीरो। ओके, तो वर्क क्या है,
फोर्स लगाएगा, अगर कंजर्वेटिव की बात करूंगा तो फाइनल साथ में डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल साथ में डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल और फाइनल दोनों केसेस में फोर्सेस में इनिशियल और फाइनल दोनों क्या सेम पॉइंट्स है, तो देयरफॉर वर्क डन भी क्या होगा 0। तो ये केस हम पढ़ेंगे कंजर्वेटिव अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में। और उससे पहले एक और चीज पढ़ेंगे कि अगर फोर्स जो है वो रास्ते के दौरान जहां पर भी आप लगाकर चलते हो वर्क डन लेने के लिए, वो फोर्स अगर बच्चा जी स्मूथ मीन्स बट कांस्टेंट है, अगर वो एक जितना ही फोर्स लग रहा है तो देयरफॉर वर्क डन निकालना बहुत इजी है, क्योंकि फोर्स के साथ डिस्प्लेसमेंट करो, कहां तक डिस्प्लेसमेंट दी तो आपका वर्क डन आ जाएगा। बट अगर वो वाला फोर्स कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, कभी ज्यादा लग रहा है कभी लेस लग रहा है, तो वर्क डन कितना होगा वो पढ़ेंगे अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में। आज वर्क का हमने कर लिया, वर्क का काफी कुछ पढ़ लिया है आज ने, इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ना लिखना समझना और टॉपिक को अच्छे से प्रॉपरली कॉपी के ऊपर उतारना भी। एक पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 हम लेकर आएंगे जल्दी से आपके सामने फिर से, उसके बाद पावर पढ़ेंगे, उसके बाद एनर्जी पढ़ेंगे और फिर हमारा चैप्टर ये खत्म हो जाएगा बस। तो एक इसकी और एग्जांपल छोटी सी, वो क्या, एक पेंडुलम है ऐसे मूव कर रहा है, बॉब यहां से लेकर यहां तक इसी स्ट्रिंग के साथ ऐसे होगा, तो क्या ये यहां से ऐसे मूव कर रहा है तो कोई फोर्स सेंटर की ओर लगेगी, ओके, तो 90 डिग्री एंगल, तो वर्क डन पेंडुलम भी क्या कोई करता है, नहीं करता है। तो एक छोटी सी एग्जांपल ये भी थी, अभी आप दिमाग में रखनी है। आज के लिए बस इतना ही, खुश रहे, खुशहाल रहे, पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, लाइफ को एंजॉय करें बच्चों जी, और लाइफ बार बार नहीं मिलेगी, खुश रहें हमेशा। बाय, टेक केयर।